Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 27th of March 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's move on to the main video. The first news is about the electoral bonds. Recently आपने सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और कहा गया है कि वॉट एवर द प्रोसेस इज़, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत जो प्रोसेस चल रही है वो सही है, ठीक है, और इसे सही माना है। तो हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन उठ रहे थे तो क्यों उठ रहे थे, क्या क्वेश्चंस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्यों सही माना है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड, so now the electoral bonds has been accepted by the Supreme Court as valid. Now we'll see what exactly are the electoral bonds. So basically ये 2017 में यूनियन बजट अरुण जेटली जी ने जब पास किया था यूनियन बजट, तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम की हुई थी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा लेती थी पहले क्या होता था कि बहुत सारी कंपनी हुई या बड़े बिजनेसमैन हुए, ब्लैक मनी का फ्लो ज़्यादा होता था, उन पर कैश में चंदा दे दिया जाता था, तो कोई मनी का ट्रेल नहीं होता था, कोई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन चंदा दे रहा है, ठीक है। एक तरह की पैरेलल इकनॉमी होती थी और वो कंपनियां जो है उनको दिखाती नहीं थी, तो ब्लैक मनी का बहुत सारा फ्लो होता था। अलग अलग चंदे उगाही करते थे, कहीं ज़बरदस्ती किसी को, बिजनेसमैन को या किसी व्यापारी को डरा के धमका के उनसे चंदा वसूली करते थे, कहीं ब्लैक मनी का काम होता था। तो उस सारी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रहता था और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने बिना रिकॉर्ड दिखाए इन कैश मनी का यूज़ करती थी। उसको कर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जाता है। तो किसी व्यक्ति को या कंपनी को या व्यापारी को या व्यापारी संगठन को या किसी संगठन को किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देना है या किसी पार्टी को चंदा लेना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, वो एक तरह के इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपने बियरर वर्ड, जब आपने चेक साइन किया होगा तो आपने पढ़ा होगा दो तरह के चेक होते हैं, एक होता है बियरर चेक और एक होता है अकाउंट पेई चेक। तो अकाउंट पेई चेक क्या होता है, वो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो किसी के भी हाथ में रहे। लेकिन बियरर चेक क्या होता है कि जिसके हाथ में वो चेक है उसी का मालिक वो व्यक्ति खुद है। तो वो चेक जिसके हाथ में गया, जिसके नाम से होगा, वही उसका मालिक है। तो ये भी एक तरह का इंटरेस्ट फ्री, यानी कि ये जो पैसे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत जो पैसे जमा होते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट बैंक नहीं देती, लेकिन बस ये होता है कि जो व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीदेगा, इन बॉन्ड जो है वो कितने कीमत में आते हैं, तो 1000 रुपये के, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इतनी वैल्यूज़ के बॉन्ड होते हैं और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसे इशू कर सकती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जाएगा या कंपनी जाएगा, ये सब बॉन्ड्स खरीदेगा और वो कितने भी बॉन्ड खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं है। सो देयर इज़ नो लिमिट ऑन परचेज। सो कितने भी बॉन्ड खरीदेगा और ख़रीदने के 15 दिन तक ये बॉन्ड वैलिड रहते हैं। तो ये बॉन्ड खरीदेगा और जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है उसको वो ये बॉन्ड जाके दे देगा। फिर वो 15 दिन के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को इसको एनकैश करवा लेना होता है। अगर नहीं करवाया तो क्या होगा, वो सारे के सारे पैसे चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF में। तो इससे होता क्या था कि इससे ये होगा कि जितने भी जो ब्लैक मनी, जो कैश मनी है, जो फ्लो हो रही थी बाहर, इंडिया से बाहर, या जो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अनअकाउंटेड मनी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास एज अ फॉर्म ऑफ कैश, तो वो अब बंद होगा क्योंकि हर पैसे का रिकॉर्ड होगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखाना होगा कि भाई उनके पास जो चंदा आया है वो इस बॉन्ड के तहत ही आया है, उसके अलावा आप कहीं से नहीं ले रहे। लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ दी गई थी, जैसे कि इसमें कोई डोनर या बायर का नाम नहीं होगा। जैसे कि ये एक पैसे के नोट के जैसा होता है, ठीक है, काइंड ऑफ अ नोट ऑफ मनी, 100 रुपये नोट और 500 रुपये नोट। वो नोट किसका है वो पता नहीं होता है, वो नोट किसको दिया जा रहा है वो भी पता नहीं होता। यानी जिसके हाथ में वो बॉन्ड है वही उसका मालिक है। ऐसा क्यों किया गया था, बिकॉज अगर सपोज़ करिए कि कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो सपोज़ करिए कि कांग्रेस को चंदा देता है, तो वो रिकॉर्ड बैंक में होगा, ठीक है। तो बैंक में उसके नाम से जब बॉन्ड वो खरीदेगा, तो सपोज़ करिए कि उसके नाम से अगर बॉन्ड है तो उस व्यक्ति को पता है कि इसने, मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस पार्टी को बॉन्ड दिया, यानी बैंक में उसके नाम से डिस्क्लोज हो जाएगा। तो अगर सपोज़ करें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अब नहीं बनी, आज BJP पार्टी की गवर्नमेंट है
और वो ये देखना चाहे कि भाई किस किस ने मुझे चंदा नहीं दिया, ठीक है, या कांग्रेस पार्टी को किस किस लोगों ने चंदा दिया है, तो जाहिर सी बात है आराम से सरकार है तो बैंक से डेटा निकलवा सकते हैं। अब बैंक से जैसे ही डेटा निकल जाएगा तो हो सकता है कि उनको वो लोग परेशान करें या उनके काम में अड़ंगा डाल दें। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए इन बॉन्ड में क्या था कि नाम इशू नहीं होते थे, यानी सिर्फ आप खरीदिए, इट वॉज लाइक अ कैश, ठीक है, एक कैश की तरह था, टोकन मनी की तरह, टोकन करेंसी आप खरीदिए और जिसको देना है उसको चुपचाप से दे आइए। सामने वाली दूसरी पार्टी को नहीं पता चलेगा कि किसने खरीदा है और किसने लिया है, ना ही किसी और पार्टी को पता चलेगा, बस जिसके हाथ में ये बॉन्ड है उसी का, वही उसका मालिक है। तो ये प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा था कि अलग अलग कंपनियां हवाला के ज़रिए फिर से नया तरीका ढूंढ करके ये बॉन्ड खरीदती थी और इनको दे रही थी। तो कंपनी, कौन सी कंपनी, कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा था वो पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं रहा था। अब सपोज़ करिए कोई विदेशी कंपनी है, कोई विदेशों से कंपनी है, कोई दूसरे टेररिस्ट आउटफिट से कंपनी है, वो क्या करती है कि बाहर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेती है और फिर एक विदेशी कंपनी को देती है, और वो विदेशी कंपनी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के फिर ऐसी पार्टी को फंड करती है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो व्यक्ति ऐसे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेगा तो वो एंटी इंडिया काम करेगा, तो उसको चेक करना ज़रूरी है। वो करप्शन करेगा, उस व्यक्ति या उस बिजनेसमैन को हेल्प करने की कोशिश करेगा जब उसकी सरकार बनेगी, तो ये उसका नुकसान में था। इसी नुकसान को देखते हुए इस पर केस किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। इसका अच्छा पहलू बहुत बढ़िया है कि इसमें जो है ब्लैक मनी और कैश करेंसी का जो फ्लो है वो बच रहा है। इसमें कुछ और सुधार करके इस प्रोसेस को हमें जारी रखना है, इसको हमें ख़त्म नहीं करना है। सो फॉर हमारे एग्जाम के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ SBI ही इशू कर सकता है और इस SBI ही इसे एनकैश करा सकता है, यानी ये बॉन्ड लेकर आप SBI से ही खरीदेंगे और जमा भी SBI में ही करवाएगी जो पार्टी जिसको पैसे चाहिए, बाय इट्स ऑफिशियल अकाउंट, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट में ही ये जमा हो सकता है जो कि SBI में ही होना चाहिए। क्लियर है? कितने अमाउंट्स में आता है? तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। और अगर 15 दिन के अंदर इनकैश नहीं हुआ तो इट विल बी टेकन इन द PM रिलीफ फंड। So this was the electoral bonds that it should be understood in the process of electoral reforms and MCQ strategies. The second is World Bank clears $500 million. तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये एक प्रोग्राम है गुजरात गवर्नमेंट का, उसको फंड किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो DYSO की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ये पूछ सकते हैं। इवन GPSC क्लास 1, 2 जो मेंस का एग्जाम है उसमें भी आप लिख सकते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। सो द क्वेश्चन इज हु हैज़ गिवन? सो वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन हाउ मच? $500 million फॉर विच प्रोग्राम? सो द गुजरात गवर्नमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम अंडर विच स्कीम? अंडर द स्कीम इज गुजरात आउटकम्स फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग, दैट इज गोल। सो गुजरात गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है गोल। उसके अंदर एक प्रोग्राम है मिशन स्कूल्स फॉर एक्सीलेंस, उसको फंड किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। बाय हाउ मच मनी? सो $500 million. What is the objective of that program is to strengthen all 40,000 primary, secondary as well as higher secondary government schools, not private schools. Okay, that is very important. All the government schools of the Gujarat government, that is 40,000 in numbers, both primary, secondary and higher secondary will be strengthened. Strengthened means their quality, infrastructures, quality of teachers, research, laboratories, other facilities, sanitation, drinking, accommodation, etc. Computer, laboratory, research, chemicals, trips, these kind of facilities will be implemented by the Gujarat Goal scheme, which is funded by the World Bank, that is given by $500 million. Also जो 15,000 प्राइमरी स्कूल को हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम में AIIB, that is Asian Infrastructure Bank, is also invested how much? $250. Okay, so apart from World Bank, the AIIB, Asian Infrastructure Development Bank, has also invested at $250 million. So total how much? $750 million. For which program? Mission School of Excellence,
under the government of Gujarat Education Department, which the scheme is GOAL scheme, that is Gujarat Outcomes for Accelerated Learning. And one more important thing, who is the Education Secretary of Gujarat? So he is Mr. Vinod Rai. Next is the pandemic. So due to the pandemic of COVID-19, the cases in the judiciary has been increased. पहले भी इंक्रीज करे थे, ठीक है, टोटल 3.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग थे, उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोर्ट में जो फिजिकल हेयरिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है, जो वकीलों को सबूत इकट्ठे करना है सबूत नहीं हो रहा था, पुलिस इंस्पेक्शन नहीं कर पा रही थी बिकॉज दे आर ऑन द ड्यूटी, कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी, ऑफिसर्स वेयर ऑन द ड्यूटी, सो उनको डेट नहीं मिल रही थी, जो जेल में बंद है वो आ नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इससे केसेस में और बढ़ी है। तो हमारे लिए काम की चीज़ें क्या है इसमें, फर्स्ट इज़ कि केसेस का डेटा, यानी कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने बैकलॉग हैं, कितने क्लियर हुए, इन सब का डेटा मेंटेन कौन करता है, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDC, which is under the government body. So it is a government body, its name is National Judicial Data Grid NJDC. It maintains the record of number of cases pending or backlog or currently running or solved in all of the cases in India. And it has said that district court, यानी इंडिया के टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 18% से केसेस राइज हुए हैं, हाई कोर्ट में 20% से और सुप्रीम कोर्ट में 10% है, यानी कि टोटल अभी करेंटली सुप्रीम कोर्ट में 66,000 के आसपास इस साल सिर्फ 2020-21 के साल में इतने केसेस और बढ़े हैं, यानी करेंटली तो है पूरे इंडिया में देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। एंड देयर इज सेइंग इन द जुडिशरी दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस denied. So if you want to make justice proper, we should work towards getting faster, quick and smooth justice judicial system. Next is the gender crisis. Recently in the previous videos we discussed that due to COVID-19 the most affected were the women laborers, the women class, the highest unemployment were seen in the women's, and now it is a data. So the data given, in order to write your answers in points, especially in the class 1-2 mains examination, those who have qualified or those who will be working the mains, they will have to provide data for their reason. ठीक है, अपने आंसर को प्रमाणिक बनाने के लिए आपको डेटा देने की ज़रूरी है। एंड फॉर दिस ऑथेंटिसिटी वी आर CMIE, that is Center for Monitoring Indian Economy, is a non-government organization. ठीक है, it's an NGO which monitors the Indian economy and employment in India, and it has said that initially in 2018 and 19 the total women workforce was 11%, or the labor force means number of laborers available in India, जिसमें से 11% जो लेबर थी वो महिलाएं थी. So out of 100 only 11 were available as women in 2018 and 19, but this also reduced to 9% in 2019-20 due to the COVID situations, and 49% यानी टोटल हिंदुस्तान में जितने भी जॉब लॉसेस हुए हैं उसका 49 यानी कि आधा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन जॉब लॉसेस है. टोटल लॉसेस में 49% जो लॉसेस हैं दैट इज़ ऑफ वुमेन एंड 51% ऑफ मैन. नाउ दिस इज़ मोस्टली क्यों हुआ है, बिकॉज दो सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, दोनों ही लॉकडाउन में टेक्सटाइल और सर्विस दोनों बंद हो गई, और मोस्टली वुमेन जो है कहाँ है, सर्विस, टेक्सटाइल एंड सैनिटेशन, इन 3 सेक्टर्स में ज़्यादा है. तो सैनिटेशन तो वाज वर्किंग गुड, बट टेक्सटाइल एंड सर्विस सेक्टर वाज डाउन, एंड दैट इज़ वाई देयर एम्प्लॉयमेंट इज डाउन इन दिस एरिया. The next is 2 news about our friendly or so-called unfriendly neighbor, that is China. So it is not only distributing or disturbing India or the people regions in the South China Sea, now it is also disturbing UK as well as Taiwan. So it is showing the bully nature of the India and international relation. So the first news is that China has sanctioned the British ministers, officers to come into India. Okay. सो यूरोपियन यूनियन के देशों ने चाइना पर सैंक्शन लगाया था कि आप वहाँ पे जो उनके जिनजियांग प्रांत है, जो तिब्बत से लगा हुआ एक स्टेट है जिनजियांग, वहाँ पर जो मुस्लिम्स है उइगुर, उनके साथ वो जेनोसाइड कर रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने चाइना पर सैंक्शन लगाया था. तो बदले में चाइना ने क्या किया,
चाइना ने यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स, लंदन के मिनिस्टर्स को चाइना आने पर रोक लगा दी। उनकी अगर किसी चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो उस पर सील कर दिया। तो इस तरह के चाइनीज़ हेजेमोनी, यानी कि दूसरे कंट्री के बारे में तो खूब बोलते हैं, लेकिन जैसे ही अपने पर बात आती है दे शो द सेम वे। So this shows the hegemonic nature of the Chinese and the brutality that they are not only disturbing their neighbors but they are also disturbing the global law and order. And the second thing is they are also encouraging in the Taiwan. You know, this is China and this is Taiwan. Initially Taiwan में जो Han ट्राइब रहती थी वही चाइना के रूलर होते थे, बट चाइना में जो कम्युनिज्म फैलता है अंडर माओ से तुंग, ओके, माओ से तुंग इन 1947 48 एंड वहाँ के जो लोकल रूलर है, जो किंग रॉयल फैमिली है, वो भागकर कहाँ जाती है, ताइवान, और उसको वहाँ से रूल करने लगती है। एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू चाइना, दैट इज़ वन द मेनलैंड चाइना एंड अनदर इज़ द आइलैंड चाइना। एंड द चाइना जो है अभी भी उस पॉलिसी में मानता है दैट एक्सेप्ट द वन चाइना पॉलिसी। व्हाट इज़ वन चाइना पॉलिसी? वन चाइना पॉलिसी सेज both the mainland China and the Taiwan are the same country but having two different governments. But Taiwan says no, we are an independent country and we were the original ruler of the Chinese mainland. And so if someone wants to maintain relation with the mainland China, that is called the PRC, People's Republic of China, they will have to cancel out the relation with Taiwan. So you can have relation with only one, either of the Taiwan or the PRC, that is Republic of China, and Taiwan is said as the Chinese, okay, the Chinese empire. So Taiwan says itself as a original Chinese empire, where the mainland China calls it as PRC, People's Republic of China, and that is why Chinese are trying to exert forces and to यानी ज़बरदस्ती ताइवान को to bring in their ambit and to disturb their economic growth and development and their political clout. But Taiwan is supported by whom? It is supported by USA as well as Japan, not directly but indirectly. And there has been news, or there has been some instigations to include Taiwan in Quad also. Okay, so for this Chinese are trying and they are incurring then airspace. उनके airspace में बार बार incursion कर रहे हैं, उनको disturb कर रहे हैं, उनको दड़ा रहे हैं, धमका रहे हैं, but Taiwan उनसे डरता नहीं है because they are having support with the USA and Japan. So what is our point of view for exam points of perspective? That one China policy, PRC and ROC. So Taiwan is ROC, that is Republic of China, and PRC is People's Republic of China. Both are different countries. So it is Taiwan, the smaller island, and PRC is the bigger island. And what we can infer from these two, this our neighbor is a very hostile neighbor, and it is not only creating problem for us, but it is creating problem for all of the part of the world. So time has come to unite against China and stop its supply chain and manufacturing units, so that we can teach them a better lesson to remember. So this was for today's news. We'll see you on Monday. Thank you. Enjoy the weekend. Bye bye.